नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे भारत के अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं राष्ट्रीय एकता को हमने कॉमन रूप से पढ़ना शुरू किया था। इसके लिए मैंने आपको बेसिक बातें बताना शुरू किया था कि हमें स्वतंत्रता किससे मिली थी, कि भी अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली तो अंग्रेज़ कहाँ से आए थे। इस सिलसिले को हमने शुरू किया था और हम 1764 के बक्सर के युद्ध तक जो है वो पढ़ चुके थे। अब देखो साथियों, 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद की अगर अपन बात करें तो बक्सर के युद्ध के बाद भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि 1764 के अंदर एक युद्ध हुआ था और 1764 के उस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। और इस बक्सर के युद्ध के बाद में जो क्षेत्र था अपना बंगाल, कौन सा क्षेत्र था? बंगाल का क्षेत्र था। बक्सर के युद्ध के बाद में जो बंगाल का क्षेत्र है, इस बंगाल के क्षेत्र के अंदर एक पद को सर्जित किया जिसका नाम था गवर्नर। क्या था? गवर्नर। और गवर्नर जो है वो किसको बनाया जाता है? क्लाइव को बनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। और उसके बाद में हमने बात किया था कि 1773 ईस्वी के अंदर एक एक्ट लगा था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है कि जो हमने गवर्नर बनाया था, इस गवर्नर का पद बदलकर क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल कर दिया था। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग बनते हैं। कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये बनाया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे अंग्रेज शासन जो है वो भारत के अंदर करते रहे। व्यापार तो कर ही रहे थे, इसके अलावा अत्याचार भी कर रहे हैं और इसके अलावा क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। उसके बाद में 1833 की अगर मैं बात करूं तो 1833 के अंदर जो ये गवर्नर जनरल का पद था ये पूरे भारत के अंदर कर दिया था। कहां पर कर दिया था? पूरे भारत के अंदर कर दिया था। और पूरे भारत के अंदर गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है ये बना दिया जाता है। इसके बाद में भारतीय इनसे बड़े परेशान हो गए थे। इसके लिए भारतीयों ने सोचा कि अब हमें क्या करनी चाहिए? क्रांति करनी चाहिए। भाई देखो, ग्राम सेवक मेंस के अंदर जो बिल्कुल फैक्ट से जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं, तो आप क्लास को अंत तक देखना। देखो, अब अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति अपन पढ़ने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति। देखो साथियों, 1857 की क्रांति की बात करें तो सबसे पहले तो देखो कि भाई 1857 की क्रांति इसका नाम है। कैसे क्रांति और कैसे कैनिंग। क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सीधे फैक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी अंदाज से मैं आपको करवाऊंगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कैसे क्रांति और कैसे कमल और रोटी। कमल और रोटी। क्रांति का चिन्ह क्या था? क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी हो जाएगा। कैसे क्रांति और कैसे कोलविन। कोलविन। क्रांति का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लॉर्ड कोलविन था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लॉर्ड कोलविन था। इसके बाद में देखिएगा कैसे क्रांति और कैसे कानपुर। क्रांति की व्यू रचना कहाँ पे होती है? तो क्रांति की व्यू रचना कानपुर के अंदर होती है। और व्यू रचना किसके द्वारा की जाती है? नाना साहेब के द्वारा। किसके द्वारा? नाना साहेब के द्वारा, जिनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम हो जाएगा धोंदूपत। धोंदूपत। इनके द्वारा क्रांति की व्यू रचना कहां पर तैयार की गई थी? कानपुर के अंदर तैयार की गई थी। क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी हो जाएगी साथियों विक्टोरिया। कौन हो जाएगी? विक्टोरिया।
क्रांति के समय ब्रिटेन की जो महारानी थी जिसका नाम हो जाएगा विक्टोरिया। क्रांति के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम जिनका नाम था पारमस्टन, ब्रिटेन के जो क्रांति के समय पीएम आते हैं साथियों, उनका नाम हो जाएगा पारमस्टन। क्या नाम हो जाएगा? पारमस्टन। और क्रांति के जो प्रमुख सैनिक थे उनका नाम था एनिसन। मुख्य सैनिक क्रांति का जो मुख्य सैनिक था जिसका नाम था एनिसन। ये कुछ एक बेसिक बातें आती है 1857 की क्रांति की, जिनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो, अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत 1857 की क्रांति के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होंगे? तो एक नंबर पे ध्यान रखना है, एक नाम आता है अशोक मेहता का। अशोक मेहता, इन्होंने कहा था ए ग्रेट रिबेलियन। 1857 की क्रांति को अशोक मेहता ने क्या कहा था? ए ग्रेट रिबेलियन कहा था। इसके बाद में एक नाम आता है वीडी सावरकर। इन्होंने कहा था द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा एक नाम आता है एस.एन. सेन। इन्होंने कहा था 1857, ग्रंथ का नाम था 1857 नामक ग्रंथ किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों एस.एन. सेन का। इसके बाद में एक नाम आता है R.C. मजूमदार। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सिपाही विद्रोह कहा था। इन्होंने क्रांति के बारे में क्या कहा था? सिपाही विद्रोह कहा था। किसने साथियों? R.C. मजूमदार ने। इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्रांति के स्वरूप क्या थे। स्वरूप की अपन बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपको ध्यान रखना है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के नाम से किसने पुकारा था, या 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है ये कहा था साथियों जेम्स आउट्रम ने कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। किसको कहा था? तो 1857 की क्रांति को कहा था। इसके बाद में सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? सुनियोजित, ध्यान रखना भाई, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा था वीडी सावरकर जो है, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम जो है ये कहा था। और राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा था कि ये तो भाई क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। इसके अलावा सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सीले और लॉरेंस ने सैनिक विद्रोह कहा था। सीले और लॉरेंस जो है इन्होंने कहा था सैनिक विद्रोह। सीले
और एक नाम आता है लॉरेंस। इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। ये साथियों बेसिक बातें 1857 की क्रांति से संबंधित है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, उसके कारण क्या थे। हर वो महत्वपूर्ण ही फैक्ट बताएंगे, ज्यादा कचरा नहीं पढ़ाया जाएगा। मेन बातें आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी। तो अब आपके अंतिम समय के अंदर कचरे के अंदर माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता को नहीं। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे होंगे, कि भाई किस कारणों की वजह से 1857 की क्रांति होती है। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई क्रांति के कारण, क्रांति के कारण 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पे है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त, वत्स होता है क्या, बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ये क्या होती है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है, इस वस्त होता है, वत्स नहीं होता है, वस्त, बंदोबस्त, हाँ, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। भाई ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या जुगाड़ है। इसके संस्थापक जो है जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है, इसके फाउंडर जो है जिनका नाम हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इसके संस्थापक थे, किसके, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के साथियों संस्थापक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अंदर ध्यान रखना कि 22 मार्च 1793 के अंदर लागू हुई थी। ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ये आपकी 22 मार्च 1793 को लागू हुई थी। 22 मार्च 1793 को लागू हुई कौन सी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसके संस्थापक फाउंडर कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। इसमें भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है इसके अंदर भूमि का मालिक जो है, भूमि का मालिक किसको बनाया गया है मेरे साथियों, तो भूमि का मालिक जो है ये बनाया गया है जमींदार को। किसको बना दिया, जमींदार को भूमि का क्या बना दिया, मालिक बना दिया। कौन सी प्रणाली में, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंदर, जिसके संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिसकी स्थापना 22 मार्च 1793 को हुई थी। 22 मार्च 1793 को हुई थी। यह प्रणाली बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर लागू हुई थी। कहां पर लागू हुई, बंगाल में लागू हुई, इसके अलावा बिहार में लागू हुई, इसके अलावा उड़ीसा के अंदर भी क्या होती है, लागू होती है। कौन सी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू होती है। इसमें लगभग 19% जो है वो ब्रिटिश भारत आता है। इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंदर जो है 19% कौन सा भारत था, ब्रिटिश भारत था। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के अंदर एक कारण साथियों कौन सा होगा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का भी होगा, जिसके संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो 22 मार्च 1793 को लागू होती है, जिसमें भूमि का मालिक जो है वो जमींदार को बनाया गया था। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा ओ के जुगाड़ है रैयतवाड़ी प्रथा।
ओके अड़ंगो है भाई। यह कैप्टन रीड ने 1792 में चलाई थी। लागू किसने की? कैप्टन रीड ने। कोई रीड वाली हड्डी कौन है? कैप्टन रीड इंगो नाम है। 1792 के अंदर लागू हुई। कद लागू हुई? 1792 में। नाम क्या है इंगो? इंगो नाम है जी रेयतवाड़ी प्रथा। रेयतवाड़ी प्रथा इसका नाम हो जाएगा। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में लागू हुई थी। मद्रास का जो एक जिला आता है, मद्रास के 12 महल जिले में लागू हुई थी। सबसे पहले इसको कैप्टन रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। ये रेयत का मतलब क्या होता है जी? रेयत क्या होती है? रेयत का मतलब होता है कि किसान जो है ये भूमि का मालिक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भूमि का मालिक कौन था? जमींदार था। और इस रेयत का मतलब होता है कि किसान भूमि का क्या होगा? मालिक होगा। किसान भूमि का मालिक। किसान जो है ये भूमि का क्या हो जाएगा? मालिक हो जाएगा। देखो रेतवाड़ी प्रथा के अंदर जो है वो किसान भूमि का क्या हो जाएगा? मालिक हो जाएगा। आगे देखो, इसमें 1820 में मुनरो ने कहां पर लागू किया था? पूरे मद्रास के अंदर। 1820 में इस प्रणाली को मुनरो ने कहां पर लागू कर दिया था? पूरे के पूरे मद्रास में। कौन सी प्रणाली को? रेतवाड़ी प्रणाली या रेतवाड़ी प्रथा को। उसके बाद में एल्फिंस्टन जो है, एल्फिंस्टन एक नाम आता है, एल्फिंस्टन। ये जो एल्फिंस्टन है इसने इस प्रणाली को बंबई के अंदर लागू किया था। कहां पर लागू किया था? बंबई में लागू किया था। बंबई। इस प्रणाली को 1820 में मुनरो ने मद्रास में लागू किया और बंबई के अंदर किसने लागू किया? एल्फिंस्टन ने लागू किया था। कौन सी प्रणाली को? रेतवाड़ी प्रणाली या रेतवाड़ी प्रथा को। अगली आती है महलवाड़ी व्यवस्था। साथियों कौन सी व्यवस्था है? महलवाड़ी व्यवस्था। 3 नंबर पे है महलवाड़ी व्यवस्था। 1 नंबर पे हमने पढ़ी थी कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त। दूसरी रेतवाड़ी और तीसरी कौन सी हो जाएगी? महलवाड़ी। यह व्यवस्था जो है वो होल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 में लागू की गई थी। होल्ट मैकेंजी ने 1819 में लागू की थी। 1819 के अंदर होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था और यह महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये आगरा व अवध के अंदर लागू होती है। आगरा व अवध के अंदर लागू होती है। कहां पर लागू होती है? आगरा और दूसरा स्थान था अवध। कौन सी प्रणाली, कौन सी व्यवस्था? महलवाड़ी व्यवस्था। 2 क्षेत्रों के अंदर, एक तो आगरा और दूसरा कौन सा क्षेत्र आएगा? अवध का क्षेत्र यहां पर लागू की जाती है। यह ग्राम सभा कर के रूप में ग्राम सभा के लंबरदार या मुखिया द्वारा भूमि की उपज का 30% लिया जाता था। इसमें क्या होता है कि जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा का कोई मुखिया है या फिर हम ऐसा कहें कि कोई लंबरदार है, लंबरदार, ये जो है ना ये किसानों से भूमि की उपज का कितना प्रतिशत लेगा? भूमि की उपज का 30% लेता था। क्या लेता था भाई? कर लेता था, टैक्स लेता था। 30% टैक्स के रूप में लेता है ग्राम सभा का मुखिया या
लंबरदार लेता है किसानों की भूमि से और किसानों से ही लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन कारणों की वजह से जो है वो हमारे देश के अंदर 1857 की क्रांति जो है ये हुई थी। ये साथियों 3 व्यवस्था है। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और जो कारण होंगे उन तत्कालिक कारण जो है उन सभी कारणों की बात करेंगे। तो इससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम राजनीतिक कारणों की बातें करते हैं। चलो जी, अब अपन करते हैं राजनीतिक कारणों की बात। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या क्या थे उनकी बात करते हैं। अठारह सौ 57 की क्रांति के राजनीतिक कारण, भाई ये 1857 की क्रांति को राजनीतिक कारण के कहा बांगी बात करांगा। सारा पहला 1 नंबर पे ध्यान रखना है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। इनको टाइम हो जी 1793 से लेकर 1797 से लेकर या 98 से लेकर 1803 और कई जगह लिखेड़ो है 1805। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियों की शुरुआत क्यों की थी? इन्होंने सहायक संधियों की शुरुआत इसलिए की कि भाई जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं मैं उनको अपने क्या कर लूं, अधीन कर लूं। इस सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर जो है ये हैदराबाद रियासत के द्वारा किए जाते हैं। कौन सी रियासत के द्वारा किए जाते हैं? हैदराबाद रियासत के द्वारा सबसे पहले यहाँ पे हस्ताक्षर किए जाते हैं। संधि के तहत क्या होती है? पूर्ण संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ आ गई थी। इस संधि के तहत क्या होता है? ये जो संधि होती है इसके तहत संपूर्ण संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अब पूरी संप्रभुता किसके हाथ में रहेगी? अंग्रेजों के हाथ में। कौन सी संधि के तहत? तो ये सहायक संधि के तहत। भारतीय राजनीतिक संधि या समझौते नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, भारतीय राजनीतिक समझौते व संधि नहीं कर सकते, संधि नहीं कर सकते। इनसे ये हक छीन लिया था कि आप न तो कोई राजनीतिक संधि करोगे और न ही क्या करोगे, आप कोई समझौता करोगे। ऐसा किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा था। तीसरी बात, युद्ध तो बिल्कुल भी क्या करना ही नहीं है। तीसरी बात ये होगी कि युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना। भाई युद्ध जो है ये भी नहीं करना है। चौथी बात क्या होगी इसके अंदर? चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, यूरोपियन को नौकरी पर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूरोपियन कोई भी व्यक्ति है, यूरोपियन को नौकरी नहीं दी जाएगी, नौकरी नहीं दी जाएगी। ये भी कौन सी संधि में है? सहायक संधि के अंदर है। और सहायक संधि के अंदर क्या बात है? और है राज्यों में पॉलिटिकल एजेंट होंगे। राज्यों के अंदर क्या होंगे? राज्यों में
PA पॉलिटिकल एजेंट होंगे। ये सारी की सारी बातें किसके अंदर है? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के अंदर है। क्या क्या बातें हैं कि भाई संपूर्ण संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ में आ गई, भारतीय राजनीतिक समझौते व संधि नहीं करेंगे, युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यूरोपियन को नौकरी नहीं दी जाएगी, राज्यों के अंदर क्या रहेंगे? पॉलिटिकल एजेंट रहेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है मुगल बादशाह का अपमान। मुगल बादशाह का अपमान। मुगल बादशाह के अपमान के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश के अंदर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे। इन बहादुर शाह जफर जो थे, इनसे लाल किला छीन लिया था। लाल किला क्या कर लिया? छीन लिया। इनसे लाल किला जो है ये छीन लिया था। बहादुर शाह जफर जो है इनसे बादशाह का पद समाप्त कर दिया था। बादशाह का पद जो है ये क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और क्या किया इन्होंने? बहादुर शाह जफर को कुतुब मीनार के पास में एक छोटे से गांव में रहने के लिए भेज दिया था। छोटे से गांव के अंदर रहने के लिए भेज दिया था। किसको? बहादुर शाह जफर को। तो भाई मुगल बादशाह का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। उसके बाद में है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डलहौजी की कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति। 3 नंबर पे डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ये क्या करता था? फूट डालो राज करो। इसने राज्य हड़प के साथ साथ एक नीति को अपनाया कि भाई आप राज्यों के अंदर फूट डालो और राज करो, आपको रोकने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत कई रियासतों का विलय किया जाता है। जैसे 1848 के अंदर संतारा का विलय हुआ था। 1848 के अंदर संतारा पड़ता है महाराष्ट्र में। इसका अंग्रेजी राज्यों के अंदर क्या हो गया था? विलय हो गया था 1848 के अंदर। 1849 के अंदर जैतपुर व संबलपुर। 1849 के अंदर जैतपुर व संबलपुर। जैतपुर और दूसरा कौन सा हो जाएगा? संबलपुर। जैतपुर और दूसरा कौन सा हो जाएगा? संबलपुर। 1848 में संतारा, 1849 के अंदर जैतपुर व संबलपुर। और जैतपुर व संबलपुर यानी जैतपुर MP और संबलपुर उड़ीसा। MP और उड़ीसा, इनका विलय 1849 के अंदर अंग्रेजी राज्य के अंदर विलय हो जाता है। अंग्रेजी राज्य के अंदर क्या हो जाता है? इनका विलय हो जाता है। 1850 में बगाट पंजाब के अंदर पड़ता है। 1850 में किसका विलय होता है? 1850 में होता है जी बगाट का विलय। और ये बगाट जो स्थान है ये पड़ता है आपका पंजाब के अंदर। 1850 में अंग्रेजी राज्य के अंदर बगाट का भी विलय हो गया और ये बगाट पड़ता है आपके पंजाब के अंदर पड़ता है। 52 के अंदर उदयपुर और 53 में झांसी। 52 में क्या? उदयपुर। 1852 में उदयपुर और 1853 में झांसी। झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी। 1853 में कौन सा? झांसी का विलय हो जाता है और 1854 में नागपुर का विलय हो जाता है। 1854 में किसका विलय हो जाता है? नागपुर का
विलय हो जाता है, नागपुर का विलय हो जाता है। इतनी रियासतों का विलय किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को धाप नहीं आई और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी मिला लिया था। 1856 के अंदर साथियों अवध जो क्षेत्र था, इस अवध के क्षेत्र में किसका आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाकर अवध का भी क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है। तो अंग्रेजों की यही नीतियां जिनकी वजह से हमारे देश के अंदर क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। और साथियों क्रांति की दिनांक जो है वो तो क्या रखी गई थी? 31 मई रखी गई थी। परंतु क्रांति हम आगे पढ़ेंगे कि समय से पहले ही क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। इसके बाद में देखो डलहौजी इतने से खुश नहीं हुआ, इसने नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहेब जिनका नाम था, मूल नाम धोंदूपत था, इनको जो पेंशन मिलती थी ये क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। और इनको बिठूर भेज दिया था। कहां पर भेज दिया था? बिठूर भेज दिया था। आगे चलकर हम बात करेंगे कि ये नेपाल जाने के बाद में अपने सहयोगी या अपने जो इसके वकील थे अजीजू मुला, जिनको ये महारानी के पास में पेंशन वापस प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नाना साहेब की पेंशन को भी इन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। नाना साहेब की पेंशन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसके बाद में आते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लीजिए। अब अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या क्या हुए थे। इसका स्क्रीनशॉट लो। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण आ गए और राजनीतिक कारणों के बाद में आता है साथियों आर्थिक कारण। इसमें देखो कि जो अंग्रेज थे उन्होंने आयात पर कर बढ़ा दिए और निर्यात पर कर क्या कर दिए? कम कर दिए। आयात पर कर यानी टैक्स बढ़ा दिए और निर्यात पर क्या कर दिए? निर्यात पर टैक्स कम कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये मार्कर हम भारत के अंदर बनाए और इसी मार्कर को हम बेचने के लिए जाएं, तो हमसे कोई इस मार्कर को मान लो 10 रुपए में 20 रुपए में खरीद और यही मार्कर हम वहां से खरीदे तो हमें कितने का मिलेगा? 40 रुपए का। जिससे क्या हो गया कि भारतीय उद्योग जो है, भारतीय उद्योग नष्ट हो गए कि भाई हम कोई चीज खरीदे तो हमें वो महंगी मिलती है और हम उसी चीज को बेचे तो हमसे क्या करेंगे? सस्ते दामों के अंदर उसको खरीदा जाएगा। अंग्रेज भारतीयों का भूमि सुधार के नाम पर क्या करने लगे? शोषण करने लगे। अंग्रेज भारतीयों का भूमि सुधार के नाम पर, भूमि सुधार के नाम पर शोषण करने लगे, शोषण करने लगे थे। कहते तो ऐसा कि हम भूमि सुधार कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो ये क्या करने लगे थे? शोषण करने लगे। ये आर्थिक कारण हो सकते हैं। धार्मिक कारण और सामाजिक कारणों की हम साथ ही में ही बात कर लेते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह आदि पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। सती प्रथा,
कन्यावध, बाल विवाह, इनके ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। भाई कहीं ना कहीं हम ऐसा कहें कि भाई अंग्रेजों ने सही किया था, अंग्रेज थे जिनकी वजह से सती प्रथा के ऊपर रोक लगी। लेकिन भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, कहते हैं कि सती प्रथा पर रोक लगा दी। मैंने कहा ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाई, इसका मतलब क्या शुरू करना पड़ेगा? विधवा पुनर्विवाह शुरू करना पड़ेगा। और अगर विधवा पुनर्विवाह शुरू करेंगे तो एक प्रथा है नाता प्रथा, देवर पट्टा उसको कह सकते हैं कि देवर के साथ में, छोटे भाई के साथ में शादी कर दो। एक तरफ अपन कहते हैं कि बड़ा भाई बाप के समान होता है और बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है, तो फिर देवर पट्टा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के अंदर इंटरफेयर किया था, किन्होंने? अंग्रेजों ने किया था। इसके अलावा कन्यावध, ये चलो बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, कन्यावध पर रोक लगा दी। लेकिन ये तो वही बात हुई ना, वो कहते हैं ना कि एक सास है और एक बहू है, और बहू से कोई मान लो पड़ोस का कोई छाछ लेने के लिए है, लासी लेना है, तो बहू ने उसको मना कर दिया, बोले हमारी लासी है ही नहीं। अब वो बाहर बेचारा जा रहा था, तभी सास मिल गई, बेटा क्या लेने आया था? बोले लस्सी लेने आया था। लेकिन बीननी ने तो क्या कर दिया? मना कर दिया। सास कहती है चलो वापस चलो, और वापस जाकर वो कहता है कि भाई बेटा छा तो कौन नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि दादी फिर बीननी नट्टी की, थारे क्या जरूरी वापस बुलाना? बोले बीननी कूड़ा नट्टन वाली, नट्टूंगा मैं। तो भाई बात है, अंग्रेज कौन है अपने प्रथाओं ऊपर रोक लगाने वाला? आप खुद लगावांगा रोकेंगे ऊपर। तो अंग्रेजों ने सती प्रथा, बाल विवाह और कन्यावध जैसी प्रथाओं के ऊपर क्या लगा दी थी साथियों? रोक लगा दी थी। इसके अलावा 1813 के अंदर, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति दे दी। ईसाई मिशनरीज को भारत में आने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। और ये ईसाई मिशनरीज भारत के अंदर किसका प्रचार प्रसार करने लगे? पोप का प्रचार प्रसार, जिसके कारण पोप की हमारे देश के अंदर प्रधानता बढ़ गई थी, हमारे वाले धर्म से ज्यादा इसकी प्रधानता बढ़ गई थी। इसके बाद में 1850 के अंदर मैग्लस की धार्मिक अयोग्यता एक्ट, 1850 का मैग्लस का धार्मिक अयोग्यता एक्ट, धार्मिक अयोग्यता एक्ट, ये साथियों धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक कारण आते हैं 1857 की क्रांति के। अब आते हैं 1857 की क्रांति का सैनिक कारण, या फिर हम यूं कहें तत्कालिक कारण। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या हुआ था, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण की। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण में ध्यान रखना, जनवरी 1857 की बात थी और अंग्रेजों ने क्या किया था? एक राइफल चलता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को क्या कर दिया? लागू कर दिया। ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सा राइफल? एनफील्ड राइफल लागू कर दिया। कहा जाता था कि इस राइफल के अंदर गाय व सूअर की चर्बी लगी थी, सूअर की चर्बी लगी थी, यानी कहने का मतलब चर्बी वाले कारतूस। गाय हिंदुओं की माता होती है, मुस्लिम सूअर का नाम तक नहीं लेते, इतनी नफरत करते हैं उससे। एक कोलकाता के अंदर एक छावनी थी और उस छावनी का नाम था बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी की
34वीं रेजिमेंट, इसका एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। ये 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सेना के अंदर हुआ करता था। होता क्या है कि मंगल पांडे जो था ये ब्राह्मण जाति का था और ब्राह्मणों के अंदर उस टाइम छुआछूत बहुत ज़्यादा चला करती थी। मंगल पांडे से कोई लड़का ऐसी कैटेगरी का आकर मंगल पांडे को कहता है कि भैया मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे आप पानी पिला दो। मंगल पांडे उसे पानी पिलाता है, जिस लोटे से, जिस पात्र से उसे पानी पिलाता है ऊपर से। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी तौहीन कर रहे हो। बोले कैसे? ले आप ऊपर से पानी पिला रहे हो। मंगल पांडे ने कहा अच्छा ऊपर से पानी पिला रहा हो इसका मतलब तुम्हारी तौहीन हो रही है। मैं ब्राह्मण हूँ और भाई बिंटीज जाऊंगा, छुआछूत चलता था और तुम मेरा पात्र जो है वो अपवित्र हो जाएगा। उस सैनिक ने, उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा आप पवित्र हो क्या? जिस कारतूस को आप चलाते हो, जिस राइफल को आप चलाते हो उसके अंदर गाय व सूअर की चर्बी लगी है और उसको मुंह से छीलना भी पड़ता है, पवित्र कैसे रहेंगे? मंगल पांडे को गुस्सा है, बोले यार ऐसे कैसे बोल सकता है तू, तुम्हें क्या पता? भाई साहब मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसा, मेरा भाई उस कारखाने में काम करता है जहां पर आपकी ये राइफल बनती है। मंगल पांडे ने कहा क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? बोले बिल्कुल ले जा सकता हूं मैं तुम्हें। मंगल पांडे ने देखा तो वास्तव में गाय व सूअर की चर्बी लगा रही थी। मंगल पांडे छावनी के अंदर आता है, किसी के साथ में बातचीत नहीं करता है, बड़ा गुस्से के अंदर बैठा था मंगल पांडे। तभी एक इनका सर्जेंट था जिसका नाम था हायूसन और एक का नाम था जर्नल बाग। ये आते हैं, इनको पता चला कि मंगल पांडे को इस बात का पता चल गया है कि हम गाय व सूअर की चर्बी लगा रहे हैं। ये दोनों आकर मंगल पांडे को कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। मंगल पांडे गुस्से के अंदर तो था ही, इसने 29 मार्च 1857 को इन दोनों हायूसन और बाग की गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी। इनकी हत्या कर दी। ये बात अंग्रेजों को पता चली। अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी दे दी। इसको फांसी रॉबर्ट हुक के द्वारा सुनाई गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को साथियों फांसी जो है ये दे दी जाती है। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद में देखो मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी इसकी खबर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ पहुंचती है। यहाँ पे 2000 भारतीय थे और 200 अंग्रेज थे। इन 2000 भारतीयों में से 85 भारतीयों ने राइफल चलाने से इनकार कर दिया कि हम तो राइफल आज चलाए न कल। अंग्रेजों ने इन्हें बेरहमी से पीटा, कठोर कारावास की सजा सुना दी 10-10 वर्ष की। अंत में इन्होंने 2000 भारतीयों ने इकट्ठे होकर अंग्रेजों की हत्या कर दी और हथियारों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हथियारों पर कब्जा कर लिया। बात थी ये 10 मई 1857 की बात थी। यहां से क्रांतिकारी 10 मई को क्रांति की शुरुआत करके 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई 1857 को 82 वर्ष का बूढ़ा जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, इस बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बनाने की कोशिश करते हैं। ये उस कुतुब मीनार के पास में एक छोटा सा गांव था, उस गांव के अंदर जाते हैं। जाकर इन्होंने आवाज लगाई कि हम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिलने आए हैं। बहादुर शाह जफर भागकर बाहर आया होगा कि यार मेरा तो बादशाह का पद ही समाप्त हो गया है, ऐसा कौन आ गया जो मुझे बादशाह कह रहा है। बहादुर शाह जफर बाहर आया, बोले कौन हो भाई साहब?
हम क्रांतिकारी हैं, हमने भारत के अंदर विद्रोह कर दिया, हम आपको क्रांति का नेता बनाना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर कह रहे बावड़ा मन्ने बुढ़े डेढ़ने मूंगे मां दांत मेरे है ही को नहीं, मैंने क्रांति को नेता बना के कश्यो केवल नहीं, आपको नेता बनना पड़ेगा। बहादुर शाह जफर को लगा कि अगर नेता बनेंगे तो अंग्रेजों ने बादशाह का पद समाप्त किया था, वो मुझे भी समाप्त कर देंगे। मना कर दिया। क्रांतिकारियों ने कहा नहीं, अगर तुम क्रांति का नेतृत्व नहीं करोगे, नेता नहीं बनोगे तो हम तो ठोक देंगे तुझे, अंग्रेज तो पता नहीं कब मारेंगे। बहादुर शाह जफर अंत में मान जाता है। कहते हैं कि बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने खूनी दरवाजे के यहाँ पर बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्जा मुगल किजर खां, जिनकी आंखों के सामने हत्या कर दी जाती है और बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है। मजिस्ट्रेट बहादुर शाह जफर को कहता है कि दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, हे जफर अब शमशीर मया हो चुकी है हिंदुस्तान की। अब तुम्हारा हिंदुस्तान हमारे हाथ में आ गया, हमारी मुट्ठी में आ गया। बहादुर शाह जफर एक बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने लिखा कि हिंदियों में रू रहेगी जब रहेगी तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अरे तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे बाद 1000 वीर नौजवान आएंगे जो तुम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देंगे। बहादुर शाह जफर को मार दिया जाता है, रंगून के अंदर दफनाया जाता है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे अपने देश के अंदर दफनाया जाए, और बहादुर शाह जफर उसने अंतिम शब्दों में लिखा था कि कितना बदनसीब है जफर, तुझे 2 गज जमीन ना मिली कायने यार के लिए। बोले तेरे से बदनसीब हो कौन सकता है जिसको अपने देश में दफनाने के लिए 2 गज जमीन तक नहीं मिली। बहादुर शाह जफर मर जाता है, परंतु देश के अंदर, पूरे देश के प्रत्येक कोने के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। हम विभिन्न क्षेत्रों के अंदर क्रांति पढ़ेंगे। हम झांसी में पढ़ेंगे, कानपुर में पढ़ेंगे, लखनऊ में पढ़ेंगे, फिरोजाबाद के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम विभिन्न क्षेत्रों की क्रांति पढ़ेंगे और आगे के हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।